अदालत के खचाखच भरे एक कमरे के बीचों बीच वह अचानक गिर पड़ा। वह इस देश के सुप्रसिद्ध अभियोजन वकीलों में से एक था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने सुगठित शरीर की शोभा बढ़ाने वाले 3,000 के कीमती सूटों के लिए भी उतना ही विख्यात था जितना कि कानूनी जीतों की उल्लेखनीय श्रृंखला के लिए। मैंने जो कुछ अभी देखा था उसके आकस्मिक आघात से सन्न खड़ा रह गया। प्रतिष्ठित जूलियन मेंटल बीमारी का शिकार हो गया था और अब वह असहाय अबोध शिशु की तरह जमीन पर तड़प रहा था और पागल की तरह कांप रहा था तथा साथ ही पसीने से तरबतर था। उस क्षण ऐसा अनुभव हुआ मानो समय की गति धीमी हो गई है। हे भगवान, जूलियन संकट में है, उसकी सहायक वकील भावुकता से चीखी। हम सबकी दृष्टि उस ओर गई। न्यायाधीश महिला भी दुखी दिखाई दी। उन्होंने तुरंत अपने निजी फोन पर, जो उन्होंने आकस्मिक स्थिति में उपयोग के लिए लगवाया था, धीरे से कुछ कहा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो हक्का बक्का स्तब्ध खड़ा रह गया। अरे अनुभवी मूर्ख, अभी मत मरो, अभी तुम्हारा मरना बहुत जल्दबाजी होगी, तुम्हें इस तरह मरना शोभा नहीं देता। न्यायालय का मुहरीर, जो अब तक यंत्रवत खड़ा था, एकदम गति में आ गया और भूमि पर पड़े हुए विधिनायक की सीपीआर बनानी शुरू कर दी। सहायक वकील उनके पास ही खड़ी थी। उसके लंबे सुनहरे घुंघराले बाल जूलियन के लाल चेहरे पर पड़ रहे थे। वह उसे कोमल शब्दों में सांत्वना दे रही थी, जो निश्चय ही उसे सुनाई नहीं दे रहे थे। मैं पिछले 17 वर्षों से जूलियन से परिचित था। हमारी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं कानून का युवा विद्यार्थी था और मुझे उसके किसी पार्टनर ने समर रिसर्च इंटर्न के रूप में रखा था। उस समय भी उसके पास सब कुछ था। वह प्रतिभावान, सुंदर और निडर जिरह करने वाला वकील था। वह प्रसिद्धि के स्वप्न देखता था, भविष्य में जिसे बहुत ही सफल वकील बनना था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब एक बार मैं देर रात काम करके उसके भव्य ऑफिस के पास से गुजरा रहा था, तो मैंने चुपके से उसकी लकड़ी की विशाल डेस्क की तरफ नज़र डाली। मैंने देखा कि उस पर चौखटे में एक उद्धरण जड़ा हुआ था। यह उद्धरण विंस्टन चर्चिल का था तथा जूलियन के बारे में बिल्कुल सही था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो काम हमारे सामने है वह हमारी शक्ति से परे नहीं है तथा इसको पूरा करने के लिए जो कष्ट सहना पड़ेगा और जो परिश्रम करना पड़ेगा वह भी हमारी सहन शक्ति से अधिक नहीं है। जब तक हमें अपने प्रयोजन और जीतने की अजय इच्छा शक्ति पर विश्वास है, सफलता हमसे दूर नहीं रह सकती। जूलियन ने इसी का अनुकरण किया। वह कठोर परिश्रमी व्यक्ति था और सफलता प्राप्त करने के लिए, जिसे वह अपनी नियति समझता था, दिन में 18 घंटे कार्य करना पसंद करता था। मैंने लोगों के मुंह सुना था कि उसके पितामह सुप्रसिद्ध सभासद रहे थे और उसके पिता फेडरल कोर्ट के अत्यंत सम्मानित न्यायाधीश के पद पर रहे थे। यह स्पष्ट था कि वह धनी परिवार से था। उससे उसके परिवार को बड़ी आशाएं थी। एक बात तो मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी कि उसने अपना जीवन स्वयं बनाया था। वह अपने तरीके से काम करने का आदी था और उसे दिखावा भी पसंद था। न्यायालय में जूलियन के आक्रामक नाटकीय कथन सुर्खियों में रहा करते थे। धनवान प्रतिष्ठित लोगों को जब कभी कुशल कानूनी विशेषज्ञ की तीखी बहस की आवश्यकता होती थी, तब वे जूलियन के पास ही आते थे। उसकी बाहरी गतिविधियां भी विख्यात थी। नगर के सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां में युवा सेक्सी मॉडलों के साथ देर रात में जाना अथवा दलालों के उद्दंड दल के साथ मन बहलाव के लिए अत्यधिक शराब पीना उनसे संबंधित किंवदंतियों के आधार थे। मुझे आज तक इस बात का पता नहीं चला कि उसने उस सनसनीखेज मर्डर केस में साथ काम करने के लिए, जिस पर उसको गर्मी में बहस करनी थी, मुझे ही क्यों चुना। यद्यपि मैंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया था, जहां से उसने भी किया था, फिर भी मैं न तो फॉर्म का सबसे बुद्धिमान इंटर्न था और न ही मेरा जन्म उच्च स्कूल में हुआ था।
मेरे पिता ने नौसेना से काम छोड़कर सारी उम्र एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी। मेरी माँ साधारण तरीके से ब्रॉन्क्स के पली बड़ी थी। फिर भी जूलियन ने उन सब में से जो चुपचाप उसके साथ सहायक के रूप में काम करने का प्रयत्न कर रहे थे, मुझे उस केस में अपने सहयोगी के रूप में चुना, जो मदर ऑफ ऑल मर्डर ट्रायल्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने कहा था कि उसे मेरी ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा पसंद थी। निसंदेह हम जीत गए और वह प्रशासनिक अधिकारी जिस पर उसकी पत्नी निर्मम हत्या का अभियोग था, मुक्त हो गया। उस ग्रीष्म ऋतु में मुझे काफ़ी अच्छी शिक्षा मिली। यह एक सबक से कहीं अधिक था कि जहाँ किसी संदेह का अस्तित्व न हो, वहाँ तर्कसंगत संदेह कैसे उत्पन्न किया जाए। जूलियन के जैसा पारंगत वकील ही ऐसा कर सकता था। यह जीतने के मनोविज्ञान का एक पाठ था तथा अपने गुरु को बहस करते हुए देखने का एक दुर्लभ अवसर। मैंने स्पंज की तरह उसको आत्मसात कर लिया। जूलियन के आमंत्रण पर मैं फॉर्म में एसोसिएट के रूप में रहा और शीघ्र ही हम दोनों में गहरी मित्रता हो गई। मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि उसके साथ वकालत करना आसान नहीं था। जूनियर के रूप में उसके साथ काम करने से निराशा का अनुभव होता था। अक्सर देर रात तक साथ काम करने वालों पर चीखना चिल्लाना, वास्तव में यही उसका तरीका था। यह व्यक्ति कभी भी गलत नहीं हो सकता था। फिर भी उसके बदतमीज मुखौटे के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जो स्पष्टतया लोगों का ध्यान रखता था। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद वह हमेशा जेनी के बारे में अवश्य पूछता था। जेनी के साथ मेरा विवाह कानून की पढ़ाई करने से पहले ही हो गया था और मैं उसको आज भी मेरी दुल्हन कहकर पुकारता हूँ। दूसरे समर इंटर्न से यह जानकर कि मेरे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जूलियन ने मेरे लिए अच्छी राशि के वजीफे की व्यवस्था कर दी थी। यह सत्य है कि वह अपने मित्रों के साथ कठोरता से पेश आता था। यह भी सत्य है कि उसको उच्छृंखल के तरीके से समय बिताना पसंद था, लेकिन वह अपनी उपेक्षा कभी नहीं करता था। असली समस्या थी कि जूलियन को अत्यधिक काम करने का भूत सवार था। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक जब वह दिन भर काम करता था, तब उसका कहना था कि वह इतनी मेहनत फॉर्म की भलाई के लिए कर रहा था और अगली शरद ऋतु में 1 महीने की छुट्टी मनाने वह सेमंस जाएगा। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, उसकी ख्याति बढ़ती गई और उस पर काम का भार बढ़ता ही गया। जूलियन को अच्छे अच्छे और बड़े बड़े केस मिलते गए। उसके हर चुनौती का सफलता से सामना किया और उसकी मेहनत बढ़ती ही गई। शांति के दुर्लभ क्षणों में उसने यह रहस्योद्घाटन किया कि वह कुछ घंटे ही सो पाता था। उसकी आंख इस अपराध बोध के साथ खुल जाती थी कि वह फाइल पर काम नहीं कर रहा है। यह बात मुझे शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि उसे अत्यधिक सम्मान, प्रसिद्धि तथा धन प्राप्त करने की भूख खाए जा रही थी। आशा के अनुसार जूलियन अत्यंत सफल रहा। उसने हर वह चीज़ प्राप्त कर ली जिसकी अधिकांश लोग कामना करते हैं। वकालत के व्यवसाय में बड़ी ख्याति के साथ 7 अंकों में आमदनी, मानी हुई हस्तियों के पड़ोस में शानदार बंगला, व्यक्तिगत जेट विमान, उष्णकटिबंधीय द्वीप पर गर्मियों के लिए घर और उसकी बहुमूल्य संपत्ति, लाल चमकदार फरारी जो सड़क पर बीचों बीच पार्क की गई थी। फिर भी मैं जानता था कि सब कुछ इतना सहज नहीं था जितना ऊपर से दिखाई देता था। मुझे आने वाले खतरे की चिन्ह दिखाई देते थे, इसलिए नहीं कि फॉर्म में दूसरे साथियों से मैं परिचित था, बल्कि इसलिए कि जूलियन के साथ मेरा समय सबसे अधिक व्यतीत होता था। हम हमेशा साथ काम करते थे, काम कभी कम नहीं होता था। हमेशा ही एक दूसरा महत्वपूर्ण मुकदमा लाइन पर होता था, जो पिछले मुकदमे से कहीं बड़ा होता था। कितनी भी तैयारी कर लो, जूलियन के लिए पर्याप्त नहीं थी। न्यायाधीश ने यह प्रश्न पूछ लिया या वह प्रश्न पूछ लिया, तब क्या होगा? ईश्वर न करे कि ऐसा हो। यदि हमारी छानबीन सही न हुई, तब क्या होगा? यदि भीड़ भरे कोर्ट रूम में वह हक्का बक्का रह गया, जैसे कि हेडलाइट्स की तेज रोशनी पड़ने पर हिरन रह जाता है, तब क्या होगा? इसलिए और अधिक मेहनत करते थे और उसकी छोटी सी मेहनत कश दुनिया में मेरा भी तेल निचुड़ जाता था। हम घड़ी के 2 गुलाम थे,
जो उस स्टील और कांच की बिल्डिंग की 64वीं मंजिल पर मेहनत करते थे, जबकि अधिकांश व्यक्ति उस समय अपने परिवार के साथ अपने घर पर होते थे। हम यह सोचते थे कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है। सफलता की मृग मरीचिका का भ्रामक पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ था। जितना अधिक समय मैं जूलियन के साथ व्यतीत करता था, उतना ही अधिक मैं देख सकता था कि वह अपने आप को रसातल में ले जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने आप को समाप्त करना चाहता है। किसी भी चीज़ में उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। अंततः उसका विवाह असफल हो गया। उसने अपने पिता के साथ बातचीत बंद कर दी। यद्यपि उसके पास सब कुछ था जिसकी किसी को कामना होती, लेकिन जो कुछ वह तलाश रहा था, पता नहीं वह क्या था, वह अब भी उसको नहीं मिला था। ऐसा भावनात्मक स्तर पर, भौतिक स्तर पर तथा आध्यात्मिक स्तर पर स्पष्ट दिखाई देता था। 53 की आयु में जूलियन ऐसा लगता था मानो 70 के दशक के अंतिम वर्षों में हो। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मानो आम जीवन के प्रति जो उसका दृष्टिकोण था कि किसी को कैद मत करो, उसके लिए ये झुर्रियाँ नजराना थी, लेकिन विशेष तौर से ये उसकी असंतुलित जीवन शैली का परिणाम थी। खर्चीले फ्रेंच रेस्तराओं में देर रात के भोजन, क्यूबा के मोटे मोटे सिगार पीना तथा फ्रेंच ब्रांडी कॉग्नेक के पैक पर पैक पीने से उसका वजन बहुत बढ़ गया था। वह निरंतर शिकायत कर रहा था कि वह बीमार है और वह बीमारी व थकान से तंग आ चुका है। उसका विनोदी स्वभाव कहीं खो गया था और अब वह कभी हंसता भी नहीं था। जूलियन का स्वभाव कभी उत्साही हुआ करता था, जिसका स्थान अब एक घातक उदासी ने ले लिया था। व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि उसके जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो चुका था। शायद सबसे अधिक दुखद बात यह है कि उसका ध्यान कचहरी में भी अपने केंद्र बिंदु पर नहीं रहता था। जहाँ वह कभी कोर्ट रूम में उपस्थित लोगों को अपनी धारा प्रवाह और ठोस बहस से चकित कर देता था, अब वह घंटों उबाऊ और नीरस भाषा का प्रयोग करता था। ऐसे स्पष्ट वादों से संबंधित बे सिर पैर की हाँकने लगता, जिसका कोर्ट में प्रस्तुत उस वाद से बहुत थोड़ा, बिल्कुल भी संबंध नहीं होता था। पहले विरोधी वकील की आपत्तियों पर उसकी प्रतिक्रिया शालीन होती थी, लेकिन अब वह कटु व्यंग्य बाणों का प्रयोग करता था, जिससे न्यायाधीशों को भी धैर्य रखना कठिन हो जाता था। पहले जो लोग जूलियन को प्रभावशाली विधिवेत्ता समझते थे, अब उनका मानना था कि उसकी जीवन जीने की लालसा ही समाप्त होने लगी थी। अनियंत्रित जीवन शैली ही उसे मृत्यु के निकट नहीं ले जा रही थी। मैं समझता हूँ कि आंतरिक स्तर पर भी यही बात थी। यह आध्यात्म संबंधी मामला था। तकरीबन हर रोज़ वह मुझसे कहा करता था कि जो कुछ वह कर रहा था उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी और खालीपन अनुभव होता था। जूलियन ने बताया था, जब वह युवा वकील था, उसको कानून से वास्तव में प्यार था। यद्यपि उसको इस पेशे में उसके परिवार ने सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जबरन ही ढकेला था। कानून के दांवपेच तथा बौद्धिक चुनौतियां उसको मंत्रमुग्ध तथा शक्ति से भरपूर रखती थी। कानून की सामाजिक परिवर्तन और संभव बनने की शक्ति ने उसको प्रेरणा दी और सक्रिय बनाया। उन दिनों वह कनेक्टिकट में किसी धनवान सुकुमार से कुछ अधिक ही था। वास्तव में वह अपने आप को भलाई करने की प्रेरक शक्ति के रूप में एक सामाजिक सुधार के साधन के रूप में देखता था, जो दूसरों की सहायता करने के लिए अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग कर सकता था। इस दिवा स्वप्न ने उसके जीवन को एक अर्थ दिया। इसने उसके जीवन को एक उद्देश्य दिया तथा आशान्वित किया। आजीविका के लिए उसने जो कुछ किया, उसके अतिरिक्त भी जूलियन के विनाश के कारण है। मेरे फॉर्म ज्वाइन करने से पहले ही कोई बड़ा दुखद घटना जूलियन के साथ घटी थी। सीनियर पार्टनर्स के अनुसार वास्तव में कोई अकथनीय घटना उसके साथ घट गई थी, लेकिन किसी ने भी इस बाबत मुझे नहीं बताया। यहाँ तक कि वृद्ध बदनाम मुफट मैनेजिंग पार्टनर हार्डिंग, जो अपना समय अपने विशाल ऑफिस में व्यतीत करने की उपेक्षा रिट्स कार्ल्टन की बार में अधिक खर्च करता था, ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उसके कहना था कि उसने घटना के बारे में मुंह बंद रखने की कसम खाई है। यह अंधकारणपूर्ण रहस्य कुछ भी रहा हो,
मुझे संदेह था कि इसका जूलियन की अवनति से कुछ संबंध अवश्य था। निश्चय ही मुझे उत्सुकता थी, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं उसकी सहायता करना चाहता था। वह मेरा मार्गदर्शक ही नहीं, सबसे अच्छा मित्र भी था। और अब यह घटना हो गई। इस जबरदस्त घातक दिल के दौरे ने मेधावी जूलियन मेंटल को धरती पर पटक दिया और उसे मरणशील बना दिया। सोमवार को प्रातःकाल उसी 7 नंबर के कोर्ट रूम में मध्य यह घटना घटी जहां हमने मदर ऑफ ऑल मर्डर ट्रायल्स केस जीता था।